पहले अतीक साहब का नंबर था, अब मुख्तार साहब का नंबर है। हालांकि मुख्तार साहब तो अतीक साहब से बहुत बड़े आदमी थे, वो खानदानी आदमी थे। पिछले रमजानों में क्या हुआ, लेकिन उससे पिछले रमजानों में क्या हुआ, उससे पिछले रमजानों से इस दौरान कई सालों से क्या हो रहा है देश में। एडवोकेट पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी, मिल रही है। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि अचानक से ठीक 1 साल पहले जिस टॉपिक को लेकर के हम बात कर रहे थे, अतीक अहमद को किस तरीके से रमजान के महीने में मौत के घाट उतारा गया, और आज मुख्तार अंसारी की तस्वीरें सामने हैं। इसे कैसे देखा जाए, समझा जाए? क्योंकि एक तरफ कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है, साधारण मौत बताई जा रही है। इसे आप कैसे देख और समझ रहे हैं? बहुत ही दुख के साथ सबसे पहले तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो चीज अल्लाह की तरफ से आई है उसको अल्लाह की तरफ एक दिन जाना है। लेकिन बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये पहला ऐसा गंदा और घिनौना काम नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है। अभी आप खुद बता रहे हैं कि पिछले रमजानों में क्या हुआ, लेकिन उससे पिछले रमजानों में क्या हुआ, उससे पिछले रमजानों से इस दौरान कई सालों से क्या हो रहा है देश में। सबसे पहले गुजरात में क्या हुआ 2002 से, उससे पहले बाबरी मस्जिद के साथ क्या हुआ। ये सब चीजें जो है ना, ये कोई आज का इंसिडेंट नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम जैसे कुछ मुट्ठी भर लोगों की बात सुनने को लोग तैयार नहीं है आज। और अभी आप अतीक साहब की बात बता रहे थे, उनके भाई की बात बता रहे थे, उनके बेटे की भी बात बताइए, और उनका परिवार आज कहाँ है ये भी बताइए। क्या आपको मालूम है कहाँ है? जी। क्या आपको याद है कि किस तरीके से ये काम, कोई ऐसा नहीं कि किए जा रहे हैं सिर्फ, बल्कि ऐलानिया किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को बता के किए जा रहे हैं कि ऐसा हम करेंगे, और फिर वो करते हैं। देखिए, ये प्रशासन के लचर होने की बात ही नहीं है, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने लफ्जों का जो इस्तेमाल है बहुत केयरफुली करना चाहिए। और प्रशासन को लचर बताना इस केस को हल्का करने जैसे बराबर है। जी। मैं आपको अभी अर्ज कर रहा था कि ये चीजें हो नहीं रही हैं, ये ऐलानिया की जा रही हैं। पहले ऐलान होता है, उसके बाद ये चीजें होती हैं, और उसके बाद एक माहौल तैयार किया जाता है जिसमें ये बोला जाता है कि जो विक्टिम है उसी की गलती है, वो एक क्रिमिनल है, ये है, वो है, ये सब बातें करना। उसके अलावा ये कहना कि पुलिस प्रशासन जो है वो लचर हो गया है या वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा, ये सब, इन सब बातों की ग्रेविटी को कम नहीं, छुपाने की बात या गायब करने की बात होती है। तो गलती से भी इस सब बात को नहीं कहना चाहिए। ये पूरी प्लानिंग से की गई घटनाएं हैं, और ये इसलिए होती हैं, एक, कि जो लोग आज संवैधानिक बड़े बड़े पदों पे बैठ गए वो आपराधिक प्रवृत्ति के अपराधी हैं, आपराधिक प्रवृत्ति भी है उनकी, और वो अपराधी हैं, उनका काम ही अपराध करना है, उनका काम ही देश के टुकड़े करना है। अब बहाने आप कोई भी बना लीजिए, लेकिन जब तक इस बात को कहने के लिए लोग तैयार नहीं होंगे, इस बात को मजबूती से रखने के लिए, इस बात की मजबूती से मुखालफत करने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। ये एक पहली चीज। और ये पहले अतीक साहब का नंबर था, अब मुख्तार साहब का नंबर है। हालांकि मुख्तार साहब तो अतीक साहब से बहुत बड़े आदमी थे, वो खानदानी आदमी थे, और उनका एक बैकग्राउंड है जो शायद मैं नहीं समझता आज किसी भी जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे बैठ के उनको धमकियां दे रहे थे या ऐसी बातें कर रहे थे, उनमें से किसी का भी पद, किसी का भी कद उनके फैमिली बैकग्राउंड के बराबर होगा। लेकिन अफसोस ये है कि होगा कुछ नहीं। हम लोग एक
विक्टिम टूरिज्म का शिकार हो चुके हैं। जी किसी भी इश्यू को फॉलो अप नहीं होता है। पहले तो आज जो लोग आरएसएस और बीजेपी के हैं, जो लोग ऐसी मानसिकता के हैं जो भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता। हमारे अपने लोग, समझदार लोग, ईमानदार पत्रकार भी जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो भी उन्हें अपराधी बता रहे हैं। इस समय उनको अपराधी बताना मेरे ख्याल से जर्नलिज्म के लिए सबसे बड़ा अपराध सबसे बड़ा अपराध है इस समय। ये भी कहना कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे लगे हुए थे, मैं समझता हूं जर्नलिज्म के लिए सबसे बड़ा अपराध है और आरएसएस की साजिश का शिकार बनने के बराबर है। इस वक्त इशू क्या है, और उससे पहले कि मैं इशू पे आऊं, आपको बीमारी बताता हूं दूसरी। एक दिन कोई घटना हो जाती है, विक्टिम टूरिज्म होता है, और जी कुछ दिन चलता है। एक दिन बहुत गर्म, दूसरे दिन फिर भी गर्म, तीसरे दिन फिर भी गर्म, उसके बाद पारा टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। एक महीना गुजरते गुजरते वो बात आई गई हो जाती है, या एक हफ्ते बाद ही आई गई होनी शुरू हो जाती है, और उससे बड़ी घटना हो जाती है कोई दूसरी। फिर यही घटना चक्र दूसरी इशू के साथ लागू हो जाता है, और फिर तीसरे और फिर चौथे के। किसी एक भी बात को पकड़ के उसके कानूनी और आईनी अंजाम तक पहुंचाने की जब तक कोशिश नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं होने वाला। जो आरएसएस और बीजेपी की मुखालिफ ताकतें हैं, वो इस बात को जानती हैं अच्छे तरीके से कि हमारे ज्यादातर 99.9% लोग सिर्फ विक्टिम टूरिज्म करेंगे, और इसी 99.9% लोगों में से बहुत सारे लोग शोर मचाकर अपनी शख्सियत को बढ़ावा देंगे, जी अपनी इमेज बनाएंगे, और चंद पैसे लेके, चंद फेवर लेके इस मुद्दे को दबाएंगे भी। जी बहुत सारी तंजीमें वकील भेजेंगी, बिल्कुल वकीलों की ऑफर करेंगी, और वो सभी वकील उन तंजीमों की नेग्लेक्ट का शिकार होंगे। वकील भी फिर अपना इंटरेस्ट खो देते हैं, और ये सारे केस अपने अंजाम तक, यानी कि बर्बाद होने की अंजाम तक पहुंच जाते हैं। पूरा केस फॉलो अप नहीं होता। जी एक हमारा ऑफिस ऐसा है जो इस परंपरा को तोड़ रहा है, इसीलिए हमारी जान के भी दुश्मन लोग बने हुए हैं। लगातार आज नहीं तो कल हो सकता है हमारा भी अंजाम ऐसा हो, लेकिन हम कोशिश करना बंद नहीं करेंगे। अभी बाकी सब चीजें छोड़ देते हैं, अभी मुख्तार अंसारी साहब का ही केस ले लेते हैं। कितनी बड़ी पार्टी से आते हैं वो, कितने बड़े बैकग्राउंड से आते हैं। उनके एक रिश्तेदार भारत के वाइस प्रेसिडेंट जी रिटायर हुए हैं। और क्या आगे होगा वो इस बात से पता लग जाएगा कि पीछे क्या हुआ। अभी उनको हफ्ता भर से ज्यादा हो गया, जहर देने की खबर आई थी ना, जी और उसके 3 दिन बाद खबर दब गई। जी अभी हुआ है ना, तो ज्यादा लंबी बात नहीं है ना, पिछले हफ्ते की बात है। क्या जी उनके जहर देने की खबर आने के बाद ये बात दब जाती? दब जानी चाहिए थी। ये उसकी बात मैं कर रहा हूं जो इतने बड़े खानदान से आते हैं, इतने बड़े परिवार में उनके देश के सबसे दूसरे नंबर के संवैधानिक पद, तीसरे नंबर के संवैधानिक पद पे बैठे हुए रिश्तेदार हैं। उन्होंने चूक भी की? नहीं की ना। उसी का अंजाम है, एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने दोबारा वही काम किया। शायद वो ठीक होने लगे थे, क्योंकि मैंने भी अपने किसी दोस्त के साथ, दोस्त के हाथों उनसे बात कराई। और ये मेरी सबसे बड़ी पीड़ा है। अतीक अहमद की फैमिली को उनकी हत्या होने से पहले, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, जी और उनकी हत्या होने के बाद उनके परिवार वालों को मैंने बोला था, आप चाहते हो, और ये बड़े दुख के साथ बात कह रहा हूं, तो मेरे पास आ जाओ। मुझे नहीं लगता आपकी कोई और मदद कर पाएगा इन हालात में। और यही बात अब मैं मुख्तार अंसारी साहब की फैमिली के बारे में बोल रहा हूं। वो पूरी फैमिली
खतरे में है। इन लोगों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली, मेरी बात आज भी बहुत लोगों को बुरी लग सकती है, और जिन लोगों की रोजी रोटी इससे बंद होगी उनको बहुत ज्यादा बुरी लगेगी ये बात। जी, क्योंकि आज मैं मुख्तार अंसारी साहब की फैमिली को कह रहा हूं कि उनको मेरे पास आना चाहिए। मैं प्लान बना के उनकी फैमिली की हिफाजत करने की पूरी कोशिश करूंगा, कम से कम ईमानदारी से कोशिश करूंगा, और कोशिश की जाएगी तो हम अपने सारी कोशिशों में आज तक अल्लाह ताला ने हमें सफल किया है। जी, क्योंकि अब मानी ये जो हाथ बच्ची का कांड था, वो एक ऐसी वकील ने किया, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है, मैं बाकी लोगों का नाम ही नहीं ले रहा हूं, जो अब जाके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रही। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने उनको प्लांट किया था हाथरस की बच्ची को, केस को खराब करने के लिए, ऐसा हमारा इल्जाम है। पलट के एक बात उन्होंने नहीं कही। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्टर रितु सिंह के साथ ये बात अभी पिछले हफ्ते बोली थी। यही कमोबेश हाल है इन सभी लोगों के। जब तक ये बात नहीं समझेंगे ये चीजें होती रहेंगी। आरएसएस और बीजेपी को ये पता है कि हमारी हद क्या है। हम असली लड़ाई कभी लड़ेंगे ही नहीं। जब इतने बड़े परिवार नहीं लड़ेंगे तो कोई और नहीं लड़ेगा। एक वकीलों का, मुझे नहीं बोलनी चाहिए ये बातें, एक कॉकस बना हुआ है जो केस हारने के लिए और हरवाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनके नाम इतने बड़े बड़े हैं कि उनका नाम ही काफी है कि अगर फला ने ये केस हार दिया तो ये केस जीता ही नहीं जा सकता। इसी का नाजायज फायदा उठाया जाता। तो आज बहुत ही दुख के साथ, क्योंकि आपने मुझे रात को ही ये बात कही है अभी, तो मुझे बहुत दुख है, इसलिए मैं थोड़ी कड़वी बातें कह रहा हूँ। सर इसी के साथ साथ मैं ये सवाल लेना चाहूंगा, क्योंकि बीते 2 दिन नहीं बीतते जहां अफजाल अंसारी साहब की आखिरी मुलाकात जो है अपने भाई मुख्तार अंसारी से होती है, और वो मीडिया के दौरान ये कहते हैं, और मुख्तार अंसारी भी जेल के अंदर बकायदा कोर्ट के अंदर ये बयान दे चुके हैं कि मुझे जहर देकर के मारा जा सकता है। और 2 दिन पहले तबीयत बिगड़ती है, अस्पताल ले जाया जाता है, और अस्पताल में पूरा ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, बांदा जेल भेज दिया जाता है, और बांदा जेल से आज तस्वीर सामने आ जाती है। इस पहलू को, इस साजिश को कैसे समझा जाए और कैसे इसे देखा जाए? मैंने तो अपने इंटरव्यू के शुरू में ही कहा है ना, ये हत्या है, और अगर इसको हत्या मान के नहीं परस्यू किया जाएगा तो हत्याएं और भी होंगी इनके परिवार में। मैं ये कह रहा हूं, इनको बचाने के लिए कह रहा हूं। ये एक ऐसी मानसिकता से लड़ रहे हैं, इतने समझदार लोग होने के बावजूद भी इन लोगों को नहीं समझ में आ रहा कि ये एक ऐसी मानसिकता है जो हिरेन पांड्या को मार सकती है। जी, जज लोया, एक जी, ऐसी मानसिकता है जो इनके सर्व राजनीतिक गुरु को साइडलाइन कर सकती है। ये एक ऐसी मानसिकता है जो अपने सभी टॉप लीडर्स को ऐसी जगह छोड़ देती है ले जाके कि ना वो रोएं ना घर जाके कहें। इस मानसिकता का इलाज सिर्फ हम जैसे लोगों के पास है। आप घूमते रहिए बाकी सबके पास। मैं तो बहुत दुखी हो चुका हूं। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने इंटरव्यू देके ये बात कही थी, जब ये हुआ था, कि इसको अभी भी सीरियसली नहीं लिया जा रहा है, और वो सीरियसली अभी भी नहीं लिया गया। शायद उनकी जान बच जाती अगर मेरी बात सुन ली जाती तब, शायद, बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ट्रीटमेंट मिलती तो, अगर वो जहर के बाद भी उठ खड़े हुए थे तो पूरी उम्मीद थी वो बच जाते। लेकिन अब जेल के अंदर जाके दोबारा क्या हुआ होगा उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है। अगर मेरे जैसे किसी आदमी ने इस केस को अपने हाथ में नहीं लिया तो कुछ नहीं होगा। इंडिया का टॉप से टॉप वकील आप कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि और बाकी यहाँ परिवार के मेंबर्स भी सेफ नहीं रहेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे जैसा कोई आदमी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि अब आप ये मुझे बता दीजिए कि अभी तक ये बुनियादी कानून है, अगर किसी की हत्या या चोट लगती है किसी को कस्टडी के अंदर, तो उसमें बाय डिफॉल्ट प्रिजम्पशन ये आती है कि जेल के अधिकारियों ने उसके साथ ये घटना की, जब तक के या तब तक के जब तक जेल अधिकारी अपने आप को दोष मुक्त नहीं करा लेते। इस केस में भी कुछ नहीं होगा।
जब अतीक साहब के केस में, उनके भाई के केस में कुछ नहीं हुआ ना अभी तक, तो इसमें भी कुछ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इससे 2 दिन पहले ही अफजाल अंसारी जो उनके भाई हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुख्तार अंसारी की गवाही से ब्रजेश सिंह ठाकुर और त्रिभुवन सिंह ठाकुर को सजा हो सकती थी, इसलिए अफजाल अंसारी का ये बयान सामने आया था कि उनको मौत के घाट उतारा जा सकता है। आखिरकार कौन लोग इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहते थे, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया? और हम लगातार ये मीडिया में देखते हैं कि अगर कोई मुस्लिम नाम है तो सीधे तौर पर बाहुबली, माफिया, डॉन करार दे दिया जाता है। एक से बढ़कर के एक भारतीय जनता पार्टी में कई बड़े अपराधी नेता बैठे हुए हैं, उनके लिए कभी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता। देखिए, अगर ब्रिजेश सिंह जी का टाइमिंग देखिए, टाइमिंग, इसके रिपरकशंस देखिए क्या होंगे। अतीक साहब के हत्या के बाद लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, अभी कौन से चुनाव होने वाले हैं? लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये टाइमिंग ब्रिजेश सिंह साहब को फायदा नहीं पहुंचा रही है, ये टाइमिंग आरएसएस और बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। जब तक इस तरह की बात कहने की, जब तक इस तरह की केस करने की जरूरत नहीं करेगा कोई, कुछ नहीं होगा। इन लोगों से बात करना ही अपनी मौत को दावत देना है, क्योंकि ये धोखेबाज है। आदमी को ये सोचते हैं कि आदमी ये सोचता है कि हमसे तो बात हो रही है, हम तो दोस्त हो गए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे टच में है, तो हमारा कुछ नहीं करेंगे। साथ कोई नहीं खड़ा होगा। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये इतने बड़े नेता, इतनी बड़ी पार्टी के, क्या जब इनको जहर देने की कोशिश हुई तो पीसफुल प्रोटेस्ट हुए? नहीं, क्योंकि पीसफुल, मैं ये भी सर यहाँ पर लेना चाहूँ तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब उनके घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने दिन होगा ये मैं देखूंगा। ये प्रोटेस्ट तो होने नहीं दिया गया ना। जैसे ही खबर सामने आई, एक सबसे बड़े हथियार है कि अगर कोई सड़कों पर उतर सकता है किसी घटना के बाद, तो धारा 144 लागू कर दी जाए। अगर कोई पत्रकार धारा 144 के दौरान वहां की जमीनी हकीकत को दिखाता है, पत्रकार के ऊपर एफआईआर हो जाता है, घरों पर नोटिस भेज दिए जाते हैं, तो ऐसे में कैसे सड़कों पर निकला जाए और उतरा जाए, जब धारा 144 सबसे बड़ा हथियार प्रशासन के लिए बन चुका है। देखिए, वो तो हम करके दिखा रहे हैं, जबानी जमा खर्च तो हम करते नहीं है। दिल्ली में धारा 144 लगा हुआ था, हमने ईवीएम का सारा प्रोटेस्ट किया। डॉक्टर रितु का तो स्पेशली धारा 144 दिल्ली यूनिवर्सिटी पे लगाया गया, हम लोग रुके, किया ना प्रोटेस्ट। करना पड़ेगा ना, या तो मरने के लिए तैयार हो जाइए, और मरने से भी बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, या तो संविधान को खत्म करवाने के लिए तैयार हो जाइए। हम लोग अपनी जान दे देंगे, लेकिन संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। जब तक ये अज़्म नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, और संविधान गया तो हमारी जानें वैसे ही जानी है फिर तो इसलिए समझदार लोग हमारे जैसे हैं जो लड़ रहे हैं आज, और बेवकूफ लोग वो हैं जो किसी भी बहकावे में आके पीसफुल प्रोटेस्ट से पीछे हट रहे हैं। धारा 144 का उल्लंघन किया भी जाए, हालांकि धारा 144 सारी इस सरकार की गैर कानूनी होती है, किसी को कोई सजा नहीं होगी। हम तो करके दिखा रहे हैं ना रोज। तो धारा 144 में धारा 188 का मुकदमा दर्ज होता है, जिसमें 2 या 3 महीने की सजा है, और दूसरी तरफ आप सब लोगों की मौत है। इस तरीके से किसी को भी चुनेंगे और मार देंगे, और कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर ये मैनेजमेंट कर लेते हैं। तो ये एक आखिरी सवाल, तो सर आखिरी सवाल भी आपसे ये बनता है, तो ये क्या माना जाए कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की आज मौत हुई है, ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया है, ताकि आने वाले लोकसभा में ये बता सके कि देखिए हमने जो है खासतौर पर जेल की सलाखों के पीछे अतीक के साथ क्या किया, मुख्तार को ठिकाने लगा दिया, और कई बड़े नाम ऐसे हैं जिनके साथ इसी तरीके की कार्रवाई चल रही है। ये मैसेज है सिर्फ साफ तौर पर वही अपनी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या जो है, जो दुनिया में सबसे बुरी है, भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों में,